हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड वेलकम टू एस्पायरिंग टीचर्स। तो आज का जो हमारा सेकंड सेशन रहेगा वो रहेगा क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन से। और ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है पेपर 3 का, इसका हमारा है पार्ट 9। इससे पहले कल मैंने आपकी एक लाइव सेशन लिया था जिसके अंदर मैंने यूनिट 3 को एक्सप्लेन किया था और वो ईजी यूनिट है, वो आपसे हो जाएगी, पर उसके अंदर से क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं कि कौन सी डिसेबिलिटी क्या करती है, क्या काम होता है, रोल क्या होता है। तो उस सेशन को आप ज़रूर देखिएगा। और हमारा जो सेशन रह रहा था या यूनिट रह रही थी वो थी हमारी यूनिट 2, जिसके अंदर उसके अंदर मैंने आपको इससे भी यूनिट 2 से भी पहले सेशन दिया है फुल फॉर्म्स का। तो आप उनको उस सेशन को ज़रूर देख के जाइएगा। यूनिट 2 से रिलेटेड फुल फॉर्म्स एंड ईयर्स काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे आपके यूनिट 2 से। और आज मैंने कुछ ऐसे ही टिपिकल टर्म्स या फिर जैसे आपका पेपर आ रहा है कि HNBU जो GU यूनिवर्सिटी है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, उसमें से पेपर जो आ रहा है कुछ वैसे ही क्वेश्चंस प्रिपेयर करने की कोशिश करी है। तो आई होप ये आप इसके आंसर्स दे पाएंगे। तो आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। और इस लेसन के अंदर 15 क्वेश्चंस रहेंगे। आई होप आपको आंसर्स आते होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप सपोर्टिंग एस्पायरिंग टीचर्स एवरीवेयर। So our first question is, how many representatives of governments and international bodies formed the World Conference on Special Needs Education which was held in Spain? तो इसमें ये पूछा है कि कितने रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ और कितनी इंटरनेशनल बॉडीज़ थी जिन्होंने मिलके फॉर्म किया था वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल नीड्स एजुकेशन, जो हमने कल पढ़ा था SCN लर्नर्स का। तो जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं उनकी एजुकेशन के लिए तो क्या चीज़ उन्होंने फॉर्म कर दी। और यहाँ पर पूछा गया है कि कितनी रिप्रेजेंटेटिव्स थे गवर्नमेंट्स के एंड इंटरनेशनल बॉडीज़ के, जो कि किस में हेल्ड हुई थी, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस स्पेन के अंदर। तो आप बताइए इसमें कि कितने थे, 92 या 24, 24 और 93, 92 और 25, या फिर कोई भी नहीं था इनमें से। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नहीं हो रहा। तो जल्दी से बताओ मेरे को, अगर आपने ये प्रिपरेशन करी है यूनिट 2 की, तो इनमें से कितने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट थी एंड इंटरनेशनल बॉडीज़ ने मिलकर हमारी ये जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी उसको बनाया था। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है हमारा वो है इसका 92 गवर्नमेंट बॉडीज़ थी एंड इंटरनेशनल बॉडीज़ कितनी थी, 25। इसको आप ध्यान रखिएगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट्स, क्योंकि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी तो पूरे वर्ल्ड से ही आए थे। तो इसमें कितने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट्स थे, 92, एंड इंटरनेशनल बॉडीज़ कितनी थी, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, UN convention follows the civil law tradition in which principle was। अब ये जो UN convention है जिसके अंदर काफ़ी कन्वेंशंस दिए हुए हैं, आर्टिकल्स भी दिए हुए हैं, तो उसके अंदर यही पूछा है जो UN कन्वेंशन है उन्होंने एक सिविल लॉ ट्रेडिशन को फॉलो किया था जिनका प्रिंसिपल क्या था उसका। ए, ऑल ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल, जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं वो यूनिवर्सल हैं, मतलब कि हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। बी, इनडिविजिबल। सी, इंटरडिपेंडेंट। डी, इंटर रिलेटेड। एंड ई, ऑल ऑफ द अबव। अब आप देख रहे हैं कि इनमें जो राइट्स हैं, इसमें जो ये इनका प्रिंसिपल था वो इन सारी चीज़ों से मिलकर बना था हमारा UN कन्वेंशन का, जो कि हमारा सिविल लॉ को फॉलो करता है। तो उनका प्रिंसिपल यही थे। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, हाउ मेनी आर्टिकल्स वर स्टेटेड इन UN कन्वेंशन। UN कन्वेंशन के अंदर कितने आर्टिकल्स स्टेट किए गए हैं, 50, 168, 48 या 206। तो जल्दी से बताओ कि UN कन्वेंशन के अंदर कितने आर्टिकल्स को, मतलब कि वहाँ पे कितने आर्टिकल्स स्टेट किए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो है हमारा 50। कितने आर्टिकल्स गिवन है, 50 आर्टिकल्स गिवन है UN कन्वेंशन के अंदर। नेक्स्ट, आर्टिकल 1 ऑफ UN कन्वेंशन डिफाइंस। अब जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो आप सारी ही चीज़ को कवर करके जाइए क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इतना सारा उसको PDF में लिखना। तो ये आप यूनिट 2 से है, मैंने आपको यूनिट बता दी है, आर्टिकल्स बता दिए हैं, तो आप हर एक आर्टिकल को पढ़ के जाना। आर्टिकल 1 ऑफ UN कन्वेंशन डिफाइंस, जो आर्टिकल 1 है UN कन्वेंशन का, वो क्या डिफाइन करता है। ए, ऑब्जेक्टिव्स। बी, प्रिंसिपल्स। सी, एम्स। या फिर डी, पर्पस।
तो जल्दी से बताओ कि यूएन कन्वेंशन आर्टिकल 1 क्या डिफाइन करता है। ऑब्जेक्टिव्स को एक्चुअली यहाँ पर ये मिस्टेक है हमारा, तो उसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट था नीड्स, प्रिंसिपल, एम्स या फिर पर्पस, तो यहाँ पर जो उसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा पर्पस। तो आर्टिकल 1 यूएन कन्वेंशन के अंदर किस चीज़ को डिफाइन किया गया है, उसके पर्पस को, कि क्यों बनाया है हमने ये यूएन कन्वेंशन, और तो आर्टिकल 1 के अंदर उसका पर्पस को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट, आर्टिकल 2 एंड 3 ऑफ यूएन कन्वेंशन प्रोवाइड्स। अब आर्टिकल 2 और 3 एक साथ हैं, तो यूएन कन्वेंशन का आर्टिकल 2 और 3 क्या चीज़ प्रोवाइड करता है। डेफिनेशन, बी जनरल प्रिंसिपल्स, सी यूनिवर्सल डिज़ाइन, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। अब आर्टिकल्स में से भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल का क्या काम है, क्या चीज़ उसने स्टेट करी है, क्या चीज़ को प्रोवाइड किया है, क्या चीज़ डिफाइन करी है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बोल रही हूँ, आपको इन सीरीज़ के बाद आपको अपनी बुक को रीड ज़रूर करना है कि क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप हो सकता है। तो आर्टिकल 2 एंड 3 में यूएन कन्वेंशन ने प्रोवाइड किया है हमारा ऑल ऑफ द अबव, डेफिनेशंस भी प्रोवाइड किए हैं, जनरल प्रिंसिपल्स भी प्रोवाइड किए हैं, एंड यूनिवर्सल डिज़ाइन, जो भी यूनिवर्सल डिज़ाइंस हैं वो भी प्रोवाइड किए हैं। और जो यूनिवर्सल डिज़ाइंस है वो किस में आ जाता है, हमारा जनरल प्रिंसिपल्स में। उसमें कम्युनिकेशन, एकोमोडेशन और यूनिवर्सल डिज़ाइन को डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 4 to 32। अब आप देखिए 4 से लेकर 32 तक जो यूएन कन्वेंशन है उसके अंदर क्या चीज़ को डिस्क्राइब किया है। अब हर एक आर्टिकल नहीं है वहाँ पर, कुछ जो स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं जैसे आर्टिकल 18, आर्टिकल 29, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। वहाँ पर हर एक आर्टिकल याद करना ज़रूरी नहीं है, पर आप रीड ज़रूर कर लीजिएगा, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। तो 4 to 32 के अंदर क्या चीज़ डिफाइन करी है, राइट्स ऑफ अ पर्सन, राइट्स ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, राइट्स रिलेटेड टू पर्सनल मोबिलिटी, या फिर ओनली बी एंड सी, की सिर्फ बी और सी ही सही है। तो आप बताओ कि आर्टिकल 4 to 32 के अंदर क्या चीज़ को डिफाइन किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ओनली बी एंड सी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर राइट्स ऑफ अ पर्सन, तो हमारे बहुत सारे राइट हैं, एज अ सिटीजन भी राइट है, बहुत सारे राइट्स हैं, पर आर्टिकल 4 से लेकर 32 तक जो यूएन कन्वेंशन ने डिफाइन किया है वो क्या है, राइट्स ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, कि जिन पर्सन को डिसेबिलिटी है उनके क्या राइट्स बनते हैं उसको, एंड राइट्स रिलेटेड टू पर्सनल मोबिलिटी, ये हमारा आर्टिकल 29 में गिवन आई थिंक। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। तो ये दोनों चीज़ें 4 से लेकर 32 तक गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ यूएन कन्वेंशन स्टेट्स अबाउट हैबिलिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। तो इसमें से पूछा है कि यूएन कन्वेंशन के किस आर्टिकल में स्टेट किया गया है हैबिलिटेशन के बारे में और रिहेबिलिटेशन के बारे में। आर्टिकल 29, आर्टिकल 19, आर्टिकल 26 या फिर आर्टिकल 8। अब आप देखिए कि यहाँ पे रिहेबिलिटेशन और इसके बारे में बताया गया है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि किस आर्टिकल में बोला है, कि 4 से 32 के बीच में बोला है, ये आर्टिकल 19, 26, 8। अब आप देखिए ये सारे जो आर्टिकल्स हैं 4 से लेकर 32 तक आ रहे हैं, तो इनमें से वो किसी भी आर्टिकल में हो सकता है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो अब आपको वो पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये स्पेसिफिक फैक्ट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर आप अपनी तरफ से तुक्का नहीं मार सकते। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा आर्टिकल 26। तो 26 के बारे में क्या बताया है, हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 33 to 39। अब 4 से 32 तक हमने बात कर ली कि राइट्स गिवन थे। अब 33 से 39 के बीच में क्या चीज़ गिवन है, यूएन कन्वेंशन ने क्या चीज़ बताई है, गवर्न रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द कन्वेंशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन, कमेटी ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अगर आप ये चीज़ नोटिस करें इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप देखिए कि यहाँ पर आ रहा है कि गवर्न रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द कन्वेंशन, की कन्वेंशन को मॉनिटर किया जाएगा और मॉनिटर और रिपोर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट में पूछा है नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे भी इंस्टीट्यूशन की बात की गई है कि ह्यूमन राइट्स के जो भी नेशनल ह्यूमन राइट्स हैं उनका एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म अप होगा। नेक्स्ट में बात करी है कमेटी ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन, कि जितने भी राइट्स हैं उनके ऊपर एक कमेटी सेटअप होगी।
तो एट द लास्ट इन तीनों ही ऑप्शन में कुछ हमारा मॉनिटरिंग के बारे में बोला गया है, इंस्टीट्यूशन एंड कमेटी सेटअप के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पे 33 से 39 के बीच में सारी इन चीज़ों के बारे में बात की है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 40 टू 50, अब लास्ट बचता है हमारा 40 से लेके 50 तक, क्योंकि हमने 1 से लेके 50 तक ही आर्टिकल्स गिवन है। तो 40 से लेके 50 तक में क्या चीज़ बात की गई है, अमेंडमेंट की, रेटिफिकेशन की, या ए और बी दोनों ही करेक्ट है, इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। तो 40 टू 50 से लेके अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, संशोधन करना, इट मीन्स कि चेंजेस लेकर आना। और रेटिफिकेशन क्या होता है, उसके अंदर जो भी आपकी गलती हो गई है उसको सुधारना, कि लॉ आपका कोई गलत हो गया। तो अमेंडमेंट और रेटिफिकेशन थोड़ा सा सिमिलर ही है। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर जाता है वो है हमारा बोथ। तो 40 से लेके 50 तक के बारे में क्या चीज़ करी है हमने, अमेंडमेंट्स करी हैं, चेंजेस, जो भी गलतियाँ हो जाती हैं उनको अमेंड करना, चेंज करना, और जो भी हमें और एक्स्ट्रा चीज़ एडअप करनी है तो उसको बोलते हैं हम अमेंडमेंट करना या रेटिफाई करना। तो अब आप दोबारा से देख लीजिए, फर्स्ट में हमने बात करी थी उसके कुछ प्रिंसिपल्स या उन्होंने डेफिनेशन वगैरह, फिर सेकेंड में आ जाते हैं हमारे राइट्स वगैरह, फिर हमारा जो थर्ड हमने पढ़ा 4 से लेके 32 तक, फिर 32 से 33 से हमने क्या पढ़ा था, 33 से हमने पढ़ा था 39 तक, जिसके अंदर कमेटी और इंस्टीट्यूशन वगैरह की सेटअप की बात की गई थी। और 40 से लेकर 50 तक हमने पढ़ा है अमेंडमेंट करना, कुछ चेंजेस लाना। तो टोटल 50 आर्टिकल्स हैं यूएन कन्वेंशन ने स्टेट किए हैं। आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच नेशनल पॉलिसी रिकमेंड्स, अब कौन सी नेशनल पॉलिसी रिकमेंड करती है कॉमन स्कूल सिस्टम ओपन टू ऑल चिल्ड्रन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, सोशल स्टेटस एक्सेट्रा। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी नेशनल पॉलिसी है जो रिकमेंड करती है कॉमन स्कूल सिस्टम ओपन फॉर ऑल चिल्ड्रन, की कॉमन स्कूल सिस्टम, एक कॉमन स्कूल ओपन किया जाएगा हर एक बच्चे के लिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, सोशल स्टेटस एंड एक्स्ट्रा, कास्ट, क्रीड, रेस, हर एक चीज़ को कंसिडर करें तो कौन सी पॉलिसी में इसमें स्टेट किया गया है, NPE 1986, IEDC 1974, इनकी फुल फॉर्म मैंने आपको इससे पहले सेशन में करा रखी है। तो क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन की मैंने 9 पार्ट्स आपको दिए हैं, तो वो चीज़ आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोठारी कमीशन या फिर RCI 1992, तो जल्दी से बताओ इसके अंदर की कौन सी नेशनल पॉलिसी ने रिकमेंड किया है इस चीज़ के बारे में। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है हमारा कोठारी कमीशन 1964 टू 66। तो 1964 टू 66 कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया है कि कॉमन स्कूल ओपन किया जाएगा हर एक बच्चे के लिए, या सारा ही हर बच्चा उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, चाहे वो कोई भी कास्ट से बिलोंग करता हो, कोई भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, कोई भी उसका कैसा भी सोशल स्टेटस हो, इकोनॉमिक कंडीशन कैसे भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, for the follow-up and implementation of the national policy of education, which national policy was formulated? अब इसमें पूछा गया है कि आगे NPE को आगे बढ़ाने के लिए और आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी नेशनल पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया गया था। इसमें पूछा है कि दोबारा से सुन लीजिए कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, इट मीन्स NPE को आगे बढ़ाने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया गया था, PWD 1995, IEDC 1974, कोठारी कमीशन या POA 1992। तो इनमें से कौन सी पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया गया था, तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा POA, प्लान ऑफ एक्शन 1992। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। Next question, major purpose of which act is to mandate minimum standard of education for professionals working with individual with disability। इसमें पूछा गया है कि मेजर पर्पस क्या था एक्ट का, कि मैंडेट करना मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन फॉर प्रोफेशनल वर्किंग विद इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी। तो एक मैंडेट करना कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन होना चाहिए जो भी प्रोफेशनल वर्क करेंगे एक डिसेबिलिटी पर्सन या चिल्ड्रन के साथ। तो इसमें कौन से एक्ट का ये मेन पर्पस था, या है ए ऑप्शन IEDC 1974, PWD 1995, RCI 1992,
या फिर NPE 1968। इस बेसिक यूनिट से यूनिट 2 से आपके बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो ये जो मेन पर्पस था कि मैंडेट कर दिया था कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन मेंटेन किया जाएगा प्रोफेशनल्स के साथ, और वो भी कोई भी ऐसे ही टीचर को अपॉइंट नहीं कर दिया जाएगा। पहले आपको बताना पड़ेगा उस पर्टिकुलर नेशनल पॉलिसी या ऑर्गेनाइजेशन के पास, उसके पास पूरा डेटा होगा, क्वालिफिकेशन चेकअप होगा, देन उसके बाद ही आप अपॉइंट किए जाओगे। तो ये मेन पर्पस किस एक्ट का था? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा RCI 1992, Rehabilitation Council of India 1992। Next question, which act states free education for children with disabilities up to the age of 18 years must be provided? कौन से एक्ट ने ये स्टेट किया है कि फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, जो भी डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे होते हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स? तो वो कौन से एक्ट ने प्रोवाइड किया है? IEDC 1974, PWD 1995, RCI 1992 या फिर नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। तो यहाँ पर कौन से एक्ट ने प्रोवाइड किया है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा PWD 1995। इट मीन्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 1995 के अंदर ये स्टेट किया गया है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी बच्चों को जो भी डिसेबिलिटीज से हैं, और कौन सी एज तक? अप टू द एज ऑफ 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिसेबिलिटीज कवर्ड अंडर PWD एक्ट 1995? तो PWD एक्ट 1995 के अंदर कितनी डिसेबिलिटीज़ को कवर किया गया है? 8, 10, 12 या 7? ये जितनी भी डिसेबिलिटीज़ हैं ये आप इनके नाम पढ़ लीजिएगा कि कौन सी डिसेबिलिटी PWD एक्ट 1995 के अंदर कवर्ड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है 7 डिसेबिलिटीज़ को वहाँ पर बोला गया है। Last question, government made dash amendment of the Constitution of India to introduce Article 21A। अब जब गवर्नमेंट ने 21A आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया था, उसके अंदर उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले एक एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करी थी, तो वो कौन सी अमेंडमेंट थी जो गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर है 76th अमेंडमेंट, 98th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट या 88th अमेंडमेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये अमेंडमेंट्स आपको पता होनी चाहिए कि कौन से आर्टिकल के लिए कौन से अमेंडमेंट की थी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो है 86th अमेंडमेंट। 21A के अंदर राइट टू कि मतलब राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल, तो यहाँ पर राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड था। 86th अमेंडमेंट के अंदर उन्होंने चेंजेस किए थे। तो ये थे हमारे गाइस 15 क्वेश्चंस हमारे क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल से। तो ये हमारा पार्ट 9 था और ये मैंने कुछ आपके लिए फैक्चुअल क्वेश्चंस प्रिपेयर करने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये टर्म्स क्लियर हुई होंगी और आप इससे ज़्यादा खुद भी थोड़े एफर्ट्स लगाइए, बुक को रीड कीजिए जिससे कि आपका पेपर में कोई क्वेश्चन मिस ना हो, आपको आता हो, आपको फुली प्रिपेयर्ड रहें। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एस्पायरिंग टीचर्स को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर। एंड जिन्हें भी पीडीएफ की प्रॉब्लम आ रही है कि पीडीएफ या फिर किसी को पता नहीं चल रहा है कि पीडीएफ कहाँ मिलेंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर सारी पीडीएफ ले सकते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से लिंक करे। एंड यहाँ पर जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, बल्कि सारे ही यहाँ के जितने भी मेरे अकाउंट्स हैं वहाँ पर मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल एंड कीप सपोर्टिंग एस्पायरिंग टीचर्स। थैंक यू सो मच।